तो हेलो दोस्तों, ये है घटना चक्र का पूर्वालोकन, जिसकी हम इसकी सीरीज जो चल रही है हमारी। तो ये हमने इसकी थ्योरी वीडियो पूरी की थी पाषाण काल की। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव वाली जो सीरीज चल रही है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी चालू कर दिया और थ्योरी भी चल रही है। तो ये जो इसकी हम सारी घटना चक्र जो पूर्वालोकन के सारे आठ आठ बुक्स आती है, इसके आठों बुक्स को कवर करेंगे। लेकिन हम घटना चक्र को मतलब करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारे हम कवर कर देंगे, क्योंकि ये यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इसकी इसकी सीरीज चला रहे हैं पाषाण काल की। तो अभी हमने पहला थ्योरी वाला वीडियो पूरा कर दिया था, तो अब ये पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव वीडियो है आज से। मतलब इसके साथ साथ ही चलता रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों चलेगा, क्योंकि जो इसका नोट भी महत्वपूर्ण है, जो मेंस के लिए काम आता है। तो इसका जो नोट्स है वो मेंस के लिए काम आएगा। जैसे यूपीपीएससी में यूपीपीसीएस मेंस है, एमपीपीएससी है, बीपीएससी है। मेंस में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाषाण काल के ऑब्जेक्टिव दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जब इसको यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे ये दोस्तों। इसका हम वो देखते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो दोस्तों, ये कोपेनहेगन संग्रहालय ये डेनमार्क में है। तो इसको थॉमसन थॉमसन ने किया था, इसका त्रियुगीय विभाजन। तो आइए हम देखते हैं इसका त्रियुग। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर दी एच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े थे? तो ये पुरातत्व उत्खनन थे। पाषाण काल सभ्यता पढ़ रहे हैं तो अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्पेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातत्व उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये दोस्तों। उत्खनन प्रमाण पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से माना गया था? ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नर्मदा मध्य प्रदेश में, ये आदमगढ़ होशंगाबाद से मिला और राजस्थान में बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से, दोनों ही ऑप्शन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण मदहा और सरायनहार और दमदमा 3 स्थानों से मिले थे। ऑप्शन में 3 नहीं है। यहाँ देखते हैं इसमें मध्य पाषाण कालीन मगधा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा मगधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही
हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए सराय नाहर राय से और महदा से, दोनों से। निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये पेसरा, लेखरिया, बिरभानपुर एवं मद्दा, ये जो मध्य पाषाणिक पुरास्थल है मतलब ये। तो इसमें सबसे पहले आएगा महदा, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। लेखिया ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। और पेसरा ये बिहार में है। और वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये मध्य पाषाणिक स्थल है। तो इसको देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल महदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पेसरा बिहार और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और महदा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। मतलब 5 समाधान में युग्म समाधान है, मतलब 2 जोड़ी से समाधान है। और 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं कुल मिला के। इसमें एक समाधान में 3 मानव कंकाल और शेष में एक एक मानव कंकाल है। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में और क्या हुआ था? खादानों की कृषि हुई थी। कृषि का पालन नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हो, मतलब कृषि करने लगा था मानव। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में मानव का कहाँ भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन अरुण सोनकिया ने की और 1982 में की थी। मध्य प्रदेश में है ये। हथनोरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश की। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है। अनाजों में पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से प्राप्त हुए। लोहरादेव से। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ दे रखा है नवीनतम खोजों के आधार पर। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व, यह देखा, ये क्या लिखा है, इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपयुक्त संदर्भ में अब तक यदि विकल्प में लुहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लुहरादेव विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसमें अब लुहरादेव ऑप्शन में नहीं है, तो लुहरादेव ऑप्शन में नहीं है होने की वजह से इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो यही मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। फिर वही क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा के बार बार रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं। 2017 में पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीसी में, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। मतलब कोई वाया क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के। मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। प्राचीनतम प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। धान तब यह है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डी हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लुहरादेव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का ही भाग है। सही है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ से ही मिले, जहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से स्थायी जीवन के भी प्रमाण वहीं से मिले होंगे। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान की कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व, जबकि किले कुल मुहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये दोस्तों। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये ताम्र पाषाण युग, इसको कैल्कोलिथिक भी बोला जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सत्य है ये। पहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल गलत है, ये चावल से परिचित थे। धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सत्य है ये।
यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। बिल्कुल सत्य है, मतलब इसका आंसर होगा 1, 3, 4 सही है। इसकी थ्योरी देखते हैं। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आहड़ कहाँ स्थित है? आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। यह बेलन नदी के घाट, शायद बेलन नदी। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालन थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवंती तथा तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुयात में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। तांबा का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। इस प्रकार विकल्प ए उत्तर सही होगा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा, मेहरगढ़। चलो, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नावदा टोली ये खरगोन जिले में स्थित है, महेश्वर के पास, जो मध्य प्रदेश में है। एच.डी. साकलिया ने इसका उत्खनन किया था। नावदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. साकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई। नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। वृत्त मृतकों को दफनाने के स्थान पर की गई है। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृत्त पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, केरन सर्किल, डोलमेन, एम्ब्रेल स्टोन, हुट स्टोन, कंदारिया, मेहिर, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये तो संगनकल्लू से संबंधित है। राख का टीला कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ 700 से अधिक चित्र मिले हैं, जिसमें से 500 पे चित्रकारी किए गए, 700 से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शैलाशयी की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका, इसको 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये रायसेन जिले में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शैलाशयी में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और इसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये वी.एस. वाकणकर है। 1857-58 में इसकी खोज हुई थी, वी.एस. वाकणकर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने
चलचित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में 2003 में डाला है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया था। गेरिक मृत भाण पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो यह हस्तिनापुर में हुआ था। गेरिक मृत भाण पात्र ओसीपी का नामकरण गिरिक मृतभाण पात्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति की साथ ही शुरुआत होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गेरिक मृतभांड ओसीपी कहा गया है। इस मृतभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए। वर्ष 1950-52 के अनुसार दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबीलाल के निर्देशन में हुई थी। ताम्रशक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मतलब ये जारवे संस्कृति, इसमें कौन कौन से स्थल आते हैं? नेवासा है, दामाबाद है, चंदौली, इनामगांव, ये सब जारवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ये वेरी आईएमपी इसका शायद 1500 से इसका काल पता नहीं कितना है, लेकिन 1500 से तो चालू ही है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण का संस्कृति जारवे, इसके अंतर्गत नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव ये आदि पुरास्थल। मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी गई थी। ये स्थलों को याद कर लेना दोस्तों। एक नेवासा है, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव। ये इनामगांव इनकी सबसे बड़ी बस्ती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहुम, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बुर्जहुम। इसमें गट्टा घर या गट्टा घर भी मिला है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहुम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावाद या गड्ढों वाले घर भी यहीं की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो ये बुर्जहुम जम्मू कश्मीर में। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहुम से। पाषाण काल, इनको देखो, निम्न में से सही मिलान कीजिए। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तो ये सोन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल में तो ये भीमबेटका मध्य पाषाण काल से। नव पाषाण काल में तो ये बुर्जहुम आ जाएगा। और ताम्र पाषाण काल से तो बनास घाटी आ जाएगी। ताम्र पाषाण पूरा पाषाण काल से सोन नदी घाटी या सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी, ये सोहन नदी घाटी ये मध्य प्रदेश वाली नहीं, ये सोहन नदी घाटी वो वाली है पाकिस्तान के पंजाब में, जहाँ चापर चापिंग पेबुल संस्कृति वाले उपकरण प्राप्त हुए थे। ये पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी परियोजना। ये पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की गुफा और नव पाषाण काल में बुर्जहुम से गड्ढे वाले घर मिले या कुत्तों को साथ दफनाए जाने का। और ताम्र पाषाण काल की है बनास घाटी, ये इलाहाबाद के आसपास शायद बनास। देखो, पूरा पाषाण काल सोहन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफा, नव पाषाण काल में बुर्जहुम आ जाएगा और ताम्र पाषाण काल में बनास घाटी ये आ गया। नेवासा ये महाराष्ट्र में है। इसमपुर है कर्नाटक में। डिंडवाना ये राजस्थान में। गुड्डियाम गुफा ये तमिलनाडु में। पुरातत्व स्थल है और ये वर्तमान स्थान है। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान। नेवासा महाराष्ट्र में, इसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। गुडियाम गुफा। बुर्जहुम चंद्रकेतु गणेश्वर और एक हाथी का कारण, मतलब ये दो है नीचे वाले से ही। बुर्जहुम तो ये गलत है।
चंद्रकेतुगढ़ ये मतलब टेराकोटा कला है, और गणेश्वर ताम्र पाषाण कलाकृति, इसको वो देखते। बुर्ज़हुम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। हाँ, ये देखो, 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। बुर्ज़हुम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल प्रांत में चंद्रकेतुगढ़ पश्चिमी बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा की कला के लिए उदाहरण प्राप्त हुए, जो तत्कालीन शिल्प और कौशल की एक असामान्य विशेषता है। गणेश्वर राजस्थान से प्राप्त स्थित एक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेचदार और शेर वाली ताम्र वाणांक मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस विकल्प पर डी सही होगा। इसमें देखो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बुर्ज़हुम वाला बन रहा है, ये बुर्ज़हुम का यहाँ तक का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ तक का 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको बुर्ज़हुम नवपाषाणिक स्थल, पहला सबसे बुर्ज़हुम क्या है, नवपाषाणिक स्थल। उसके बाद ये खोज में आ जाएगा। खोज किसने की, तो 1935 में की। सन आ गया डी टेरा और पीटरसन ने की। फिर इसमें क्या साक्ष्य मिला, गर्तावास के साक्ष्य मिले। 4 पॉइंट बहुत है। कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित। देखिए चंद्रकेतुगढ़ जी कहाँ अवस्थित, अवस्थिति में डाल देंगे पश्चिम बंगाल, ऐतिहासिक पुरास्थल। और ये कौन सी नदी के, विद्याधर नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक, यहाँ से टेराकोटा की कला प्राप्त हुई। 3-3 नंबर के क्वेश्चन सही साठ बैठे थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशयी से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखिया से मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, पुस्तक कौन सी, जे.एन. पांडे, जय नारायण पांडे है पूरा नाम इसका। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखरिया से शिलाशय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया से कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियों की मिली है। मतलब ये बोल रहा 27 मिली और वो बोल रहे 17 मिली। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे के कारण आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण हुआ। तो उत्तर देखते हैं, ए आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा की कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पहले भी इसी के थे, अभी भी इसी। ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से इसकी ये पुरातत्व, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता पुरातत्व वो वेत्ता। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को।
अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासित संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? स्थित है भोपाल में। तो दोस्तों, ये अपने 48 क्वेश्चन थे तो पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन बढ़े मिलेगा इससे। हम यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी और बीपीएससी और शिक्षक भर्ती के लिए विशेष क्लास लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे, जो अभी चयन परीक्षा आने वाली वर्ग 2 की, और एमपीटीएट बीपीएससी के लिए भी हम चलाएंगे। ये यूपी पीसीएस अभी प्री होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं बाद में अगले लेक्चर में। तो हमारे सब्सक्राइबर जरूर करना।